नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। एक तरफ जहां बेरोजगारी का रोना युवा रो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्टीज इंडस्ट्री तेजी के साथ सभी को एक साथ लेकर सभी का कैरियर बना रही है। जनपद बलरामपुर के गैस्ट्री ब्लॉक के भोजपुर थारू में जेके पांडे के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें वेस्टीज के टॉप डीलर मिस्टर नंदलाल गुप्ता ने लोगों को स्वावलंबी बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन 2022 अंतर्गत भदोही जिला के सेवाश्रम इंटरमीडिएट कॉलेज सुरियावा में सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों द्वारा कार्यालय एवं रिकॉर्ड रूम का दरवाजा तोड़कर भारी अनियमितता की गई, जबकि कार्यालय छोड़ के सभी कमरे फोर्स को रहने के लिए दिए गए थे। सुबह बच्चों की प्री बोर्ड परीक्षा भी न हो सकी और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। में आया कि सेवाश्रम इंटर कॉलेज सुरियावा भदोही में जो सीआरपीएफ की ड्यूटी लगी थी उनके लिए कक्ष निर्धारित थे, फिर भी उन्होंने अतिक्रमण किया, कार्यालय कक्ष वगैरह का ताला वगैरह तोड़ा। तो इस संबंध में क्या बात थी सर? मुझे कहना है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्यालय को अधिकृत किया गया था और उनके द्वारा उनके कमांडेंट और थानाध्यक्ष सुरियावा के द्वारा बार बार विद्यालय का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 कक्षों को छोड़कर कार्यालय, प्रधानाचार्य कक्ष और स्टाफ रूम को छोड़कर सारे कक्ष उन्हें सुपुर्द किए गए थे। आज जब हम लोग विद्यालय 9 तारीख को सुबह पहुंचे तो हमें अपने कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ मिला, जिसमें पीछे से उसका हैंडल लगाया गया था और सामने से एक दरवाजे में पूरा लॉक था, दूसरे का दरवाजा खुला हुआ पाया गया। ये देखा गया कि उसे काफी प्रेशर देकर तोड़ा गया है उस दरवाजे को, और हमारे कुछ रिकॉर्ड को इधर उधर फेंका गया था, मेज को बाहर निकाला गया, 2 बल्ब ऊपर लिए गए और जो है हमारा इलेक्ट्रिक बॉक्स जो है उसे भी क्षतिग्रस्त किया गया है। देखने से तो ऐसा लगा कि वो जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है, उस पर काफी प्रेशर दिया गया है बोर्ड पर, और जो है तो सर इस संबंध में आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो है इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। हम बार बार चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं हम लोग, और फोर्स आती है और विद्यालय में अव्यवस्था करके चली जाती है, इसलिए यह उचित नहीं है। फोर्स के इस बात को संज्ञान में लिया जाए और जो भी हो उन्हें इस प्रकार का निर्देश दिया जाए कि ऐसी व्यवस्था दोबारा न हो, यही हम कहना चाहते हैं। और शासन प्रशासन से भी कहना चाहते हैं जो फोर्स यहाँ रही हो उसको तत्काल सूचित करके संज्ञान ले। जी श्रीमान जी, क्या प्रकरण है यहाँ पर आज? अच्छा है, हमारे विद्यालय को जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के रहने के लिए इस विद्यालय का अधिग्रहण किया गया था। विद्यालय ने पूरा सकारात्मक रूप से सहयोग किया। सारे कक्षों की जो है जितनी उनको आवश्यकता थी, शौचालय से लेकर के सभी कक्षों की चाबियां सुपुर्द कर दी गई जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों को। सारी व्यवस्था की गई, साफ सफाई, सुंदर व्यवस्था, सब कुछ दिया गया। फोर्स यहाँ रही, लेकिन आज हम लोग भी निर्वाचन ड्यूटी में थे। उसके बाद हम लोग आज जब विद्यालय खुला सुबह में तो हम लोग आए तो विद्यालय अस्त व्यस्त था। सारे कमरों में पान गुटके खा करके दीवारों को रंग दिया गया है। शराब की बोतलें जो है सभी कक्षों में जो है पड़ी हुई है। तमाम प्रकार के रैपर पड़े हुए हैं। खाद्य सामग्रियां जो अनुपयोग में खाने की पैकेट वगैरह, कूड़े करकट सभी कक्षों के सामने जो है अस्त व्यस्त अवस्था में है। बेंच सारे कमरों को उन्होंने कहा था कि हम निकाल करके व्यवस्थित रखवा देंगे, वो सारे बाहर पड़े हुए हैं। मतलब भारी अनियमितता की गई है। आज प्री बोर्ड की परीक्षा भी बच्चों की थी। हजारों की तादाद में हमारे छात्र विद्यालय में आए, जिनको जो है मॉर्निंग असेंबली में सूचना देकर के बहिरंग वापस करना पड़ा। आज की परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी। सारी पूरे विद्यालय में अव्यवस्था फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। और हमारे कार्यालय के कमरे को जबरदस्ती, जो कि रिकॉर्ड रखे गए थे सारे, उसमें पहले चाबी नहीं दी गई थी, उसको तोड़ करके सारे सामान अस्त व्यस्त किए गए हैं। बिजली के उपकरण उठा ले गए, वो सारी उसको तोड़ फोड़ किया गया। ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय कृत्य है। वो भी जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है। समाज में इसका क्या संदेश जाएगा? बच्चे भी, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उसको देखे
अपने आंखों से, ये काफी जो है नकारात्मक विषय है समाज के लिए। ऐसा कृत्य न हो, जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर के दोबारा भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न हो। भदोही से सीनू संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। विधानसभा सिरसागंज बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा। ईवीएम पर आरोप पर ध्यान देते हुए कहा कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी छवि धूमिल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। लगा रही है क्या है? देखिए, ये बिल्कुल निराधार है और ये वही लोग लगा सकते हैं आरोप जो कम समझ कम सोच के लोग होते हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अपराधी को क्रिमिनल सोच के आदमी है। एक तो व्यक्ति क्रिमिनल होता है, एक व्यक्ति का सोच क्रिमिनल होता है। तो रामगोपाल यादव ने 1.5 लाइन की चिट्ठी लिख दी इसलिए कि इस प्रदेश में अराजकता और कानून व्यवस्था खराब हो जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये नहीं सोच पा रहे कि हमारे चाचा जी हमको बर्बाद किए दे रहे हैं। 50 सीट तो फिर खा गई, वो सरकार कहाँ से बनेगी? चाचा ही 50 सीट खा गए समाजवादी पार्टी के। फरियाबाद, एटा, फरकाबाद, बदायूं, पश्चिम के जो टिकट जो 50 दिलवाई थी चाचा ने, उसमें एक भी नहीं जीत रहा। तो चाचा ही 50 सीटें खा गए, तो अखिलेश जी को चाचा से जवाब करना चाहिए था कि चाचा वो 50 सीटें कहाँ गई, कल पता लग जाएगा क्या सीटें चाचा की दी हुई जीत रही है। जहाँ तक अखिलेश जी को इस तरह घटिया किस्म का बयान नहीं देना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संवैधानिक पद पर रहे, मुख्यमंत्री रहे, यही होता तो माननीय अखिलेश जी ने 17 में क्यों नहीं कर लिया था? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। ये अगर अब हो रहा तो ये एक काम आप 17 में कर लेते। अब ईएम पर दोष मढ़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है? हम लोग कब से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 20 साल हो गए चुनाव लड़ते, चौथा चुनाव है हमारा, और बहुत चुनाव लड़वाए हमने। कभी ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं। रामगोपाल ने 1.5 लाइन की चिट्ठी लिख दी अखिलेश जी ने, अपने दिमाग से अखिलेश जी ने सोचा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि चाचा जी की चिट्ठी हमको लगा तुम्हें बयान दे दो। वो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है रामगोपाल, खुद प्रेस क्यों नहीं कर दी? क्या ये अपने तो स्वच्छ साफ बनना चाहते हैं, अखिलेश को बदनाम करना चाहते हैं? तो अखिलेश जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा आपको सुझाव है कि चाचा की बातों पर कम ध्यान दो। चाचा आपका कभी भला नहीं चाह रहे, चाचा आपको बर्बाद करने पर तुले हुए, और चाचा ने आपको बर्बाद कर दिया कि 50 सीटें आपकी समाजवादी पार्टी की चाचा की खातिर चली गई भाजपा के लिए। जो सरकार भाजपा बना रही है, जनता बहुमत दे रही है, सबको पता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी आपने धरातल पे नहीं देखा, आप धरातल पे देखिए कि आपके साथ कौन सी जाति है यादव मुसलमान के अलावा। सारी जातियां भाजपा के साथ खड़ी हैं। यादव भी 30% आपसे खसक गया, 25-30% मुसलमान भी बसपा में चला गया, कांग्रेस में चला गया, भाजपा को भी वोट दिया 10% मुसलमानों ने। तो आप काहे को बलौला रहे हो? अब आपके पास कुछ रहा नहीं है। चाचा की अगर मानेंगे तो बुरा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सभी मतगणना में लगे कार्मिकों को सुबह 6 बजे तक मंडी समिति में पहुंचना अनिवार्य है। मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। मोबाइल एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मतगणना स्थल ले जाना प्रतिबंधित है। कानपुर गल्ला मंडी स्थल के एंट्री गेट पर मोबाइल को जमा कराने की भी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मीडिया पास से ही मंडी समिति में प्रवेश होगा। मीडिया के लिए निर्धारित मीडिया सेंटर तक जारी पास से ही प्रवेश किया जा सकता है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना संपन्न होगी, जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। कानपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नेहा शर्मा व पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने आज मतगणना स्थल नवीन गल्ला मंडी नौबस्ता में संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग कर बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतगणना का कार्य 10 मार्च को प्रातः 8 बजे से नवीन गल्ला मंडी नौबस्ता कानपुर नगर में स्थित मतगणना हॉल में किया जाना निर्धारित है। देखिए, ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित हैं। हम लोगों ने आज जो इनके डाउट्स थे उस पर वार्ता करके इनको सारी शंकाओं को मिटाया है।
क्या व्यवस्थापन किए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इसके बारे में डिटेल अवगत कराया गया है। विगत 20 दिनों से सभी निर्वाचन जो संबंधी पार्टियां थी, जो कैंडिडेट्स थे, उनके अभिकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। उनकी देखरेख में सीसीटीवी लगातार चल रहा था डिस्प्ले। उनकी देखरेख में ये स्ट्रॉन्ग रूम्स बंद किए गए थे। तो इस बारे में पूरी विश्वास के साथ उनके अंदर विश्वास निहित किया गया है कि कोई भी अव्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, किसी प्रकार की भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से एक एटीएम का जो मामला आया था कि गल्ला परिसर जो है हमारा नौबस्ता गल्ला मंडी, उसके सामने एक एटीएम है। कल कैश जो डिपॉजिट वो होती है मशीन, उसमें कुछ खराबी आने की वजह से उसे ठीक कर रहे थे, उसको शंकित किया था उन्होंने। वो व्यवस्था के बारे में भी पूर्णतः उनको ब्रीफ कर दिया गया, जिससे वो लोग पूरी तरह आश्वस्त भी हैं। ईवीएम की हैकिंग को लेकर क्या आशंका जता रहा है, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर मतलब बिल्कुल मोबाइल का नेटवर्क ना हो, इस तरीके की बात मांग की आपसे। मोबाइल तो किसी भी दशा में हम लोग ने अलाउ नहीं किए हैं, लेकिन जैसे कि मीडिया गैलरी जो बनेगी आप लोगों के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल हैं। तो इस तरह से हम लोग ने ईयर मार्किंग की है और इस बात को आश्वस्त भी किया है कि किसी भी दशा में कोई अव्यवस्था जो है वो नहीं होने दी जाएगी। जो आयोग के निर्देश थे, आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन, वो तीनों जगह पर हमारा लोगों ने लगा दिया। आज उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से उनको फ्रिस्किंग करनी है, चेकिंग करनी है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर अलाउ नहीं करने, इस बारे में उनको स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ कोई भी बॉटल या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं अंदर ले जाना, कोई भी हथियार या वो ना ले जा पाए, इसलिए इसको प्रॉपर फ्रिस्किंग का उनको ब्रीफ किया गया है। 15 जगह पर हमने DFMD चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए लगाए। इसके अतिरिक्त पूरा ये जो एरिया है उसको CCTV की कवरेज में किया और एक कंट्रोल रूम बनाया, जिसको हमारे अधिकारी राउंड द क्लॉक देखते रहेंगे। ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर दिया है। जो मंडी के सामने वाला जो एरिया है, दोनों साइड करीब जो 1 किलोमीटर का है, दोनों साइड 500 मीटर का एरिया है, उसको बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया। तो वहाँ पर कोई भी भीड़ इकट्ठा हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो CPMF की कंपनीज भी मिली हैं, उनकी हमने मोबाइल लगा दी हैं, ताकि वो वहाँ पर राउंड लेके सुनिश्चित करें कि कहीं पर भीड़ इकट्ठा ना हो, और जो भी चीज़ें उनको देखा जा रहा है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और काउंटिंग को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सपा के लोगों के कुछ कंसर्न है, वो ईवीएम हैकिंग की संभावना जता रहे हैं, और कल भी कुछ अनवांटेड लोग यहाँ पर आ गए थे। देखिए, उसमें जो एक व्यक्ति कल जो आया था उसके बारे में एलिगेशन लगाए थे, उसमें वही किसी एजेंट से मिलने के लिए आया था। उसने तत्काल उसको पकड़ लिया, उसको 151 की कार्रवाई करी और उसको जब वो एक एडवोकेट था, जो उसने बताया कि वो किसी से मिलने के लिए आया। दूसरी चीज़ जो एक रेस करी है, पुलिसकर्मी के रूप में इंपर्सोनेशन करके आ सकते हैं, तो हम लोगों ने आई कार्ड इशू करे हुए, कल हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी सभी जितने हैं उनके भी आई कार्ड हम प्रॉपर तरीके से चेक करें, ताकि ये जो संभावना व्यक्त की जा रही है या कोई पुलिसकर्मी के रूप में आ सकता है, तो उसको भी हम गलत साबित करें और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उनका एलिगेशन था जो व्यक्ति। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा के 74वें जन्मोत्सव पर आज बुंदेलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड 26वीं बार अपने खून से 26 खत के एवं अलग राज्य की मांग फिर दोहराई। उनके जन्मोत्सव को हर वर्ष की भांति बुंदेलों ने फिर बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाया। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर लगातार 635 दिन अनशन कर चुके बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि कोरोना काल में अनशन स्थगित होने के बाद वे अपने साथियों के साथ लगभग हर महीने प्रधानमंत्री को अपने खून से खत लिखते हैं एवं बुंदेलखंड की समस्याओं को उनको अवगत कराते हुए राज्य की मांग करते हैं। उनके लगातार खून से खत लिखने की वजह से ही सरकार अब बुंदेलखंड पर ध्यान देने लगी है। आज शंकर लाल मल्होत्रा जो हमारे बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक थे, उनकी जयंती है 74वीं। उनकी जयंती को हम लोग बुंदेलखंड दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिखकर बुंदेलखंड दिवस मना रहे हैं और हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी जो बुंदेलखंड राज्य की मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करें। हम ये बात मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उत्तर बुंदेलखंड के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब ऊँट के मुंह में जीरे से ज़्यादा नहीं है। बुंदेलखंड का विकास तभी हो पाएगा जब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तो बुंदेलखंड राज्य बनाना बहुत ज़रूरी है।
आज हम लोग 26वीं बार प्रधानमंत्री जी को खून से खत लिख रहे हैं और 26 खून से खत लिखेंगे। इसके पहले 25 बार जो हमने खून से खत लिखे, उसमें हम लोग 1000 से अधिक खत प्रधानमंत्री जी को लिख के भेज चुके हैं। उसकी वजह यह है कि बुंदेलखंड हमारा कमाऊ पूत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकार के लिए कमाऊ पूत कोई नहीं खोना चाहता, तो इसीलिए न उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड को खोना चाहती है, न मध्य प्रदेश की, और इसी वजह से ये बनने में देरी हो रही है। हालांकि बहुत अच्छा मौका था कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और केंद्र में तीनों जगह भाजपा की सरकार थी, अगर चाहते तो बना देते, लेकिन उसका मूल कारण यही है जिसकी वजह से बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पा रहा है। हमारे सांसद पार्लियामेंट में लगातार सवाल उठा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि या तो फिर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा हमको। शंकर लाल मल्होत्रा हमारे कुर्बानियां देते देते खत्म हो गए। 2001 में उनकी डेथ हो गई, और अगर वो ना होती तो अभी तक बन चुका होता, लेकिन हम उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जाने देंगे। नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बुंदेलखंड के जो नेता है उसमें हम हर पार्टी को दोषी मानते हैं, क्योंकि पहले आप समाजवादी पार्टी को लीजिए, वो तो बुंदेलखंड के खिलाफ ही है, वो तो चाहती नहीं। मायावती जी ने अपनी जब सरकार थी तो उन्होंने प्रस्ताव पास किया था विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने का और बुंदेलखंड राज्य बनाने का, लेकिन बाद में वो खामोश हो गई, वो भी नहीं बोल रही। कांग्रेस पार्टी के लीडर भी इस पे खामोश हैं, जबकि वो छोटे हो गई, वो भी नहीं बोल रही। कांग्रेस पार्टी के लीडर भी इस पे खामोश हैं, जबकि वो छोटे राज्यों के सपोर्टर हैं। बीजेपी भी उस तरह से नहीं आगे आई। हालांकि हमारे सांसद बार बार पार्लियामेंट में उठाए हैं, विधायकों ने विधानसभा में मसला उठाया, उसके बाद बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना। राजा बुंदेला जो हमारे आंदोलन के सबसे बड़ा चेहरा थे, उनको उसमें जोड़ लिया, तो कहीं ना कहीं सबकी नीयत में खोट है। हाँ, वो पहले कर चुके हैं पर आज नहीं कर रहे हैं। आज उनको अपनी गलती एहसास हो चुकी है। उन्होंने कहा था जरूर कि पहले हमारा विरोध किया था, पर आज की तारीख में वो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी सत्ता से बंधे हुए, सत्ता छोड़ने से उनको भी डर लगता है। तो कुर्बानी मांग रहा है आंदोलन। जो कुर्बानी शंकर लाल मल्होत्रा जी ने दी थी, मल्होत्रा जी ने, वो कुर्बानी आज सबको देनी होगी। हम लोग कुर्बानी दे रहे हैं, और इसी तरह से सांसदों को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में इकट्ठे खड़े होकर विरोध करें और कुर्बानी दें, इस्तीफा दें, तब बुंदेलखंड राज्य बनेगा, नहीं तो हम लोग यूं ही लड़ते रहेंगे। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां केपटसा में बिजली करंट की चपेट में आने से 2 लोग झुलस गए। आनन फानन ने दोनों को बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे झुलसे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल रेफर किया गया है। पीएचसी बंदरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नौशाद अहमद के अनुसार बिजली करंट की चपेट में आने वाला एक व्यक्ति की पहचान बंदरा प्रखंड के केपटसा निवासी स्वर्गीय नागेश्वर राय के पुत्र विजय राय, जिसको मृत घोषित किया गया है, जबकि दूसरा सकरा थाना क्षेत्र के सुजाबलपुर निवासी पंकज कुमार के रूप में बताया है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पिकअप गाड़ी से भूसा उतारने के क्रम में बिजली की करंट लगने से घटना हुई है, जहां केपटसा के विजय रॉय को पीएचसी बंदरा के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सुजाबलपुर के पंकज को मेडिकल रेफर किया गया है। हाँ, केवटसा में इलेक्ट्रिक करंट से एक व्यक्ति का इंजरी हुआ था, जिसका नाम है विजय राय, लेकिन यहाँ पीएचसी पे पहुँचने जो मरीज पहुँचे तो हम लोग को चेक करने पे पता चला कि डेथ पाया गया है। और दूसरा एक पंकज कुमार थे, उनको भी इंजरी थी और क्रेपिटेशन पाया जा रहा था फेफड़े में, और प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोनों कहाँ के लोग थे? दोनों जो जीवित हैं वो सकरा के बताए जा रहे हैं। क्या नाम है उनका? पंकज कुमार। और जिनको मृत घोषित किया गया है, जो मृत घोषित हुए हैं वो केवटसा के रहने वाले हैं।
ठीक है, अपना परिचय बताइए। डॉक्टर नौशाद अहमद, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, PSC बांद्रा। यहाँ केवटसा का विजय राय भूसा खाली करवा रहे थे। बिजली का करंट लगने से उनको भगदड़ हुआ, हल्ला हुआ, हम लोगों को खबर हुआ। जौले गए, लेके आए हॉस्पिटल, 2 आदमी को लगल है। विजय राय को बोला जा रहा है कि समाप्त है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब बोले हैं कि ये अब नहीं है जी। तो कहाँ के निवासी हैं? ये केवटसा का निवासी हैं, विजय राय, पिता स्वर्गीय नागेश्वर राय। कितने लोगों को लगा है करंट? 2 आदमी को लगा है 2 आदमी के। एक जी। आदमी कहाँ पे है? एक आदमी पिकअप का लेबर हैं, उनको पता कर रहे हैं कि कहाँ का है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार राय हुआ, घर कहाँ? केवटसा। जिनको करंट लगा है वो कौन? वो हमारे चचेरा भाई हुए। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 27 फरवरी को प्रयागराज जिले में मतदान के दिन हुए बम कांड का पुलिस ने खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। बम कांड का ये पूरा मामला करेली थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड गौस नगर करेली का था, जहां 27 फरवरी मतदान के दिन अज्ञात बदमाशों ने माहौल खराब करने के लिए 2 बम फेंके, जिसमें से पहला बम कब्रिस्तान में फेंका और दूसरा बम मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर 60 फीट रोड पर फेंकी, जिसमें से एक साइकिल सवार की बम फटने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि साथ ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। सर, ये करेली में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें क्या कारण था, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, इनके पास से क्या क्या बरामदगी हुई है, कितने लोग अभी तक वांछित? ये पूरा प्रकरण थाना करेली जिला प्रयागराज का है। इसमें 27 फरवरी को समय करीब 4 बजे एक विस्फोटक पदार्थ के विस्फोट होने से एक साइकिल सवार अर्जुन नामक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी और इसको तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया गया था, टीमें लगाई गई थी। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम हसन है, मुन्ना उर्फ मोइनुद्दीन है और आसिफ उर्फ इन्ने है। इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक बम बरामद किया गया है। बम को BDDS के द्वारा जांच करा के निष्क्रिय करा करके इसके सैंपल्स को प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। पूछताछ करने पे बात सामने आई है कि इसमें कम से कम 6 लोग और इन्वॉल्व हैं, जिनकी गिरफ्तारी करना शेष है। ये लोग पूरे मकसद के साथ, कमिटमेंट के साथ वहाँ पे आए थे। एक कब्रिस्तान है जो बिल्कुल ढका सा है, छिपा सा है, उसमें छुप करके इन्होंने पहले एक छोटा और हल्का बम वहाँ से फेंका था, जो हल्का होने के कारण वहाँ पेड़ों की डालियों से टकरा के सूखी पत्तियों पे गिरा था, उसमें विस्फोट नहीं हो पाया था। उसके बाद ये लोग और करीब आकर के टारगेट करके इन्होंने एक दूसरा बम फेंका था, जो एक साइकिल सवार के हैंडल से टकरा के उसको लगा था, उसकी मौत हो गई थी। इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम इन्होंने कबूल किया है, बताया है। इनके कब्जे से बम बरामद किया गया, तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। सारे सबूतों के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके और साथियों की जल्दी ही गिरफ्तारी होगी, तब ये चीज़ सामने आएगी कि ये किसके इशारे पर किया गया और इसका किसको लाभ मिलना था, या इस तरह की जो भी बात होगी वो आपको बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। ये काम जो हुआ है, इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये एक अज्ञात मामला था, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लाइंड था, किसी भी CCTV कैमरे में कैद नहीं हो सका था। ये तो हमारे ICCC की मदद से और हमारे ग्राउंड के मुखबिरों की मदद से केस खोला गया है, ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना घट सके। तो हमने अपनी टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया है। इनका मकसद क्या था? वही जैसा कि मैंने बताया कि इनका मकसद मुख्यतः दहशत फैला के कानून व्यवस्था को खराब करना था। इसीलिए इन पर गुंडा गैंगस्टर हो सकता है NSA तक की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक कोई वजह रही हो कि चुनाव मतदान के दिन ऐसा हुआ, तो क्या अभी तक किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक उसका पार्टी का हाथ इसमें सामने नहीं आया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी होनी है, नाम हम लोगों के सामने आ गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद और परतें खुलेंगी और चाहे किसी भी दल, बल या संगठन का व्यक्ति होगा, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से अमल में लाई जाएगी और आपको बताया भी जाएगा, उसको बेनकाब भी किया जाएगा। एक चीज़ बताइए, इसमें आप कह रहे हैं कि साजिशकर्ता अभी पर्दे के पीछे है। ये इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित है, लखनऊ से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है साजिशकर्ता?
इसमें आतंकवादियों से तो इनके तार नहीं जुड़े हैं? नहीं, इसमें अभी टोटल जो मेन साजिश करता है उसका अभी नाम नहीं आ पाया है सामने, लेकिन उनके गुर्गे जो 6 अभी बाकी हैं उनके नाम हम लोगों के पास आ गए हैं। हो सकता है कल देर रात तक इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए और परसों आपको और भी डिटेल से अवगत करा दिया जाएगा जब सारे कॉल डिटेल्स इत्यादि आ जाएंगे, क्योंकि साजिशकर्ता अमूमन कोई न कोई कॉल जरूर करते हैं या किसी तरह से कोई उनको मार्गदर्शन देते हैं। वो चीज़ें कॉल डिटेल इत्यादि से पुख्ता व्यवस्थित हो जाएंगी। ये जो भी सफ़ेद पोश होगा या कोई किसी पार्टी से संबंधित होगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा, सभी पे कार्रवाई की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। ये लोगों ने बताया कि मतदान के दिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मकसद क्या था, किस वजह से ऐसा किया, ये इनको जानकारी नहीं है। बेसिकली ये वर्कर्स हैं उनके जिनको हमने गिरफ्तार किया है। ये जो 6 लोग हैं एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ के एक तरह से हायरार्की है, वो जब गिरफ्तार किए जाएंगे जो सबसे मास्टरमाइंड है वो बताएगा हमको कि उसको किसने ऑर्डर दिया था या किसके इशारे पे उन्होंने किया था, वो आपको अवगत कराएंगे। जो मृतक था बम उसके पास नहीं था, मतलब हाँ, ये चीज़ साबित हो गई है कि जिसका शुरू में जो मुकदमा लिखा गया, जो मृतक का साथी या उसका चचेरा भाई संजय नाम था, उसके पास कोई विस्फोटक या बम नहीं था। ये इस तरह के घटना का वो शिकार हुआ था, इसीलिए अब उसका नाम वहाँ से निकाल दिया गया है मुकदमे से। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जगह ईवीएम पकड़े जाने के दावों पर अब सपाई मतगणना स्थलों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से मतगणना स्थल पर आने जाने वाले वाहनों को चेक करने का आह्वान किया था, जिसको लेकर रामपुर में भी सपाई सतर्क नजर आए। जनपद रामपुर में 5 विधानसभा सीटों की मतगणना 10 मार्च को होनी है और यहाँ पर सियासी एतवार से हमेशा ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का दबदबा रहा है। फिलहाल वह जेल में है और पहली बार उनके बिना पार्टी समर्थक मतगणना में शामिल होंगे। इन सब के बावजूद जगह जगह से ईवीएम को इधर उधर करने की जुड़ी खबरें आई। हालांकि इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, ये बात तो होने वाली मतगणना से बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगी। जगदीश जी, मशीनों की निगरानी हुई क्या है पूरे मतदान चाहिए? मसला यह है कि जो इस समय जगह बनारस में, बरेली में इस तरह से मशीनें पकड़ी गई हैं। अब प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन जब एक कानूनी व्यवस्था है कि अगर आप मशीनें इधर से उधर करेंगे तो कम से कम प्रशासन को ये चाहिए कि वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक जो भी लड़ रहे हैं उनके संज्ञान में लाएं। जब नियम कानून है तो आप खुद ही तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मीडिया भ्रम में डालकर लोगों को गुमराह कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को गुमराह कर रही है, अधिकारियों को गुमराह कर रही है। ये कोई उचित बात तो है नहीं। और यही भ्रम की स्थिति की आज बात है कि हम लोगों को अलर्ट नहीं होते। अगर हमारे समाजवादी वाले पार्टी वाले लोग कार्यकर्ता अलर्ट नहीं होते तो ये जो मशीनें ईवीएम इधर से उधर हो रही थी कैसे पकड़ी जाती। और इसी की भ्रम की वजह से आज हमें इतनी मजबूत करना पड़ रही है। हमें अपने कार्यकर्ताओं को मंडी के बाहर इकट्ठा होने के लिए कहना पड़ रहा है कि भाई शांतिपूर्वक काउंटिंग कराने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हों। नहीं तो आज तक कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। जब से ये सरकार ये भ्रम में पैदा कराकर पता नहीं क्या चोर बाजारी करना चाहती है, तो हम तो डरे हुए हैं। हम जनता का वोट जो जनता ने हमें दिया है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता, उस जनता का वोट हम लूटने नहीं देंगे। किसी कीमत में हमारा कार्यकर्ता जनता के उस वोट को लूटने नहीं देगा। हम काउंटिंग शांतिपूर्वक कराएंगे, ईमानदारी से कराएंगे। हम लोकतंत्र को बचाएंगे। अपने जनता का जो हक, जिसने हमें वोट दिया, उसके हक की हम रक्षा करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, वो जो अपील की है, उसी का असर देखने को मिल रहा है। भाई अखिलेश यादव जी ने अपील की है तो हमारे नेता हैं, उनकी अपील, और हम भी अपील कर रहे हैं। हमारी अपील को भी हमारा कार्यकर्ता जब संज्ञान में आएगा और तो वो सुनेगा तो हमारी बात को मानेगा। हम शांतिपूर्वक यहाँ पर हम इकट्ठा रहेंगे ताकि प्रशासन किसी भ्रम के या सरकार के दबाव में काम ना करे। सरकार के दबाव, जनता का दबाव जो होता है वो सरकार के दबाव से कहीं ज़्यादा होता है। जनता का वोट जो दिया गया है हमें, हम उस किसको भी दिया है, जनता का वोट हम लूटने नहीं देंगे। क्या चल रहा है जो आप लोग चेक कर रहे हैं? ये देखिए, कल जो हम लोगों को जो खबर मिली है माननीय अखिलेश जी की तरफ से, जो वाराणसी में मशीनें पकड़ी गई हैं, जो मुरादाबाद में बैलेट पेपर पकड़े गए, जो बरेली में कचरे की गाड़ी में जो मशीनें पकड़ी गई हैं, उससे हम लोगों ने ये आशंका जताई है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है।
इसलिए हम समाजवादी के कार्यकर्ता जितने भी हैं यहाँ अपना बिस्तर लगा के बैठ कर रहे हैं चोरी, कर रहे हैं चोरी। कल तक सुबह तक 6 बजे तक हम लोग यहीं पे रहेंगे और रात में यहीं रहेंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। हर गाड़ी चेक कर रहे हैं हम और हर गाड़ी हमें चेक करनी है। आप लोग रात से यहीं हैं? जी, हम लोग रात से यहीं हैं, चाहे डीएम की गाड़ी हो, एसपी की गाड़ी हो, कमिश्नर की गाड़ी हो, हम हर गाड़ी चेक करेंगे। हर गाड़ी चेक करने का हमें अधिकार है, चेक करने का, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने ये हमें मैसेज किया है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ता को निगरानी में ये मशीनें सब रखनी है और इनका हर गाड़ी के चेक इन कर रहा है हमें, हर गाड़ी का। ये इसलिए सारी गाड़ियां हम चेक कर रहे हैं। कहीं भी हत्या हो सकती है, प्रशासन और ये सरकार जाने वाली सरकार जो है, जो जाने वाली सरकार है वो कुछ भी करा सकती है। जो जाने वाली सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। हम करा रहे हैं। आपका जहीर अहमद, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? गाड़ी चेक कर रहे हैं। क्यों गाड़ी? अधिकारियों की गाड़ियां चेक कर रहे हैं ताकि ये ईवीएम की हेरा फेरी ना कर सके। ये चोरी करने में माहिर है, ये बार बार पकड़ रहे हैं आपसे। और अभी बिलारी में भी इन्होंने ब्लेड पेपर भेजे, अंदर भी पकड़े थे 1000 और बाहर भी पकड़े समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।